सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक जंगल में जंगली कबूतरों का एक गिरोह रहता था। उस गिरोह के तमाम कबूतर सुबह होते ही दाने की तलाश में इकट्ठे निकल जाते थे। सारा दिन जंगल में घूमते फिरते, दाना खाते और शाम को इकट्ठे वापस अपने घोंसलों की जानिब आ जाते। ये समझ ली कि उनका रोज़ का मामूल था, आदत थी और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे एक साथ। अब एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल आ निकला। वो जंगल में जंगली कबूतरों के गिरोह को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उन कबूतरों को पकड़ने के लिए दरख्तों के नीचे बहुत सा दाना बिखेरा और जाल लगा दिया। अब कबूतरों ने इतनी ज़्यादा मिकदार में एक जगह जब दाना देखा तो वो दाना खाने के लिए बारी बारी नीचे उतर आने लगे। ये एहसास तक न हुआ कि ये दाना शिकारी ने ना बिखेरा हो और इसके नीचे कहीं जाल ना लगाया हो। जब कबूतर दाना खाने में मसरूफ़ हुए तो शिकारी ने जाल की रस्सी खींची और सब कबूतर जाल में फंस गए। अब वो सब परेशान थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस जाल से रिहाई हासिल करें। कबूतरों के इस गिरोह में एक बूढ़ा कबूतर भी था जो कि अपनी अक्लमंदी की वजह से बड़ी शोहरत रखता था। उसको एक तदबीर सूझी। उसने सब कबूतरों को मुखातिब करके कहा कि हम बुरी तरह जाल में फंस चुके हैं, अब हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे उड़ना शुरू कर दें। इस तरह हम जाल समेत उड़ने में कामयाब हो जाएंगे। कबूतरों ने उस कबूतर की हिदायत पर अमल किया और सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे उड़े और जाल हवा में बुलंद हो गया। शिकारी ने अपने जाल और कबूतरों के पीछे भागने की बहुत कोशिश की मगर वो थक हार कर बैठ गया। कबूतर काफ़ी दूर जाकर जंगल में नहर के किनारे उतर गए जहाँ उनका एक दोस्त चूहा रहता था। चूहे ने अपने तेज़ दांतों से उनका जाल कुतर दिया और वो देखते ही देखते आज़ाद हो गए और दोबारा हंसी खुशी जंगल में रहने लगे एक साथ। अब इस कहानी में सबसे बड़ा सबक क्या है? मैं हमेशा कहती हूँ कि कहानी किसी सबक के लिए होती है, लेसन के लिए होती है। सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा सबक इस कहानी का है कि आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक से रहने में हमारी जीत है। कोई हरा नहीं सकता आपको। लेकिन ये बात हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदों को कौन समझाए? अगर हमारे अवामी नुमाइंदे जो अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदगान पर मुश्तमिल हैं, अगर मिलकर अवाम के मुफाद के लिए हकीकी कानून साजी करें तो इनके इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुल्क और अवाम दिन रात तरक्की करने लगेंगे, याद रखिएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अवामी नुमाइंदों को हमारा ख्याल ही नहीं है, मुल्क का ख्याल नहीं है, अवाम का ख्याल नहीं, कौम का ख्याल नहीं है। अवामी नुमाइंदे असम्बली में पहुंचकर अपना असल मकसद, अपने वादे दावे सब भूल जाते हैं और ये असल मकसद अवाम के हक में कानून साजी करना है, जो उनको याद ही नहीं, बाकी सब याद है, सिर्फ असल मकसद नहीं याद है, जो वोट लेने से पहले याद होता है क्योंकि झूठे वादे होते हैं, झूठे दावे होते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद असम्बली में जाने के बाद सब भूल जाता है। अब अपनी अना और जिद की वजह से ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ये इत्तेफाक का दामन थामने के बजाय एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जातियात पर हमले कर रहे हैं और हर बात से एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं और ना इत्तेफाकी की आग को हवा देते हैं। कौमी असम्बली के एक अवामी नुमाइंदों का एक प्लेटफॉर्म कह लें, ये एक अवामी नुमाइंदों का प्लेटफॉर्म है जहाँ अवाम इन्हें अपने वोट के ज़रिए इन पर एतमाद करके इनको मुंतखब करके यहाँ पहुँचाते हैं कि ये अवाम के काम करेंगे, अवाम के मसाइल को हल करेंगे, अवाम को मुश्किलात से निकालेंगे, अवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे, अवाम के मुस्तकबिल के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे। लेकिन नहीं भाई, इनसे तो उम्मीद रखना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी। आज के बाद आप देख लेंगे मछली बाजार लग रहा है, ऐवान लग रहा है, आपको पार्लियामेंट लग रही है, मुकद्दस ऐवान, इस ऐवान के साथ मुकद्दस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसी का पास रख लें, उसी का ख्याल रख लें, थोड़ी इज्जत रख लें। नहीं, इन्हें कौन समझाए? पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के अवान के जो नुमाइंदे हैं ना नाज़रीन, उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, सिर्फ रिस्पेक्ट, इज्जत। लेकिन हमारे ये जो नुमाइंदे हैं ये ऐवान की मेंबरशिप को बहुत हल्का ले रहे हैं। इसी को कहते हैं ना हल्का लेना। हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं शायद इस ऐवान के साथ जो मुकद्दस लिखा है ना उसकी अहमियत को नहीं समझते। उनको पता ही नहीं कि मुकद्दस कहते किसे हैं। अगर पता हो तो ये हरकतें करेंगे, ओछे हथकंडे की देखिए क्या कर रहे हैं, ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट को। क्या कहूँ मैं, ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं, तमस्खर का निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट को। और आप देखते हैं कि आए रोज़, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, आए रोज़ हर चौथे दिन ही होता है कि आए रोज़ मछली बाजार बना रहता है ये ऐवान। तमाम जमातें जमहूरियत 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 के नारे लगाती हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च। प्रैक्टिकली जमहूरियत क्या होती है उन्होंने कभी साबित नहीं की।
और ऐवान में जमहूरियत की जो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं बार बार साबित किया कि कैसे जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ानी। ऐवान में जाते ही हमारे अवामी नुमाइंदों की जो अदम बर्दाश्त का लेवल है ना, टॉलरेंस, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। बर्दाश्त नाम की चीज़ ही नहीं इनके अंदर। एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। जब भी कौमी असम्बली का इजलास होता है तो यही ख्याल जहन में आता है कि इजलास अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, या फिर अवाम के बारे में बात भी की जाए कि नहीं। यही नहीं, अवाम भी ऐवान के हर इजलास में नज़रें जमा लेती है कि उनके जो हकीकी नुमाइंदे हैं, क्या उनके हक़ में कोई हकीकी कानून साजी करेंगे आज की तारीख में। और हर बार ये अवामी नुमाइंदे कौम को मायूस कर देते हैं। एक लिहाज से मायूस कर देते हैं और एक लिहाज से जो कौम सोच रही होती है उनके बारे में पूरा उतरते हैं, क्योंकि कौम को पता होता है यही सब कुछ होगा, यही सब कुछ करके निकलते हैं वहाँ से। फिर मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए, जिससे ये अपनी गलत बातों पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनके लिए बाइसे फ़ख्र होंगी चीज़ें ये। और इन्हें आपस के झगड़ों से फुर्सत मिलती नहीं है। फुर्सत मिलेगी तो अल्लाह के बंदे कानून साजी करेंगे ना। कानून साजी तो तब करेंगे जब इनको आपस के झगड़ों से फुर्सत मिलेगी। हर बार की तरह पार्लियामेंट पर लगने वाला पैसा वक्त ज़ाया चला जाता है। अवाम के नुमाइंदों को ये ख्याल तक नहीं रहता कि वो जिस इजलास में शिरकत कर रहे हैं उस पर लगने वाला पैसा अवाम अपनी जेबों से दे रहे हैं। और ऐवान में रोज़ ये अवामी नुमाइंदे अपनी नाइतफाकियों, मनमानियों, लड़ाई झगड़ों की वजह से मुक़द्दस ऐवान में रोज़ जमहूरियत को पामाल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए ये नुमाइंदे इखलाकियात की भी सारी हदें पार करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। देखा गया है कि पार्लियामेंट में अक्सर खातून मेंबरान की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं किया जाता। उनके खिलाफ किस किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है। अब पार्लियामेंट के इजलास में ये जो 26वीं आईनी तरमीम पर बहस हुई है आपको याद है, और ये तरमीम सेनेट में ओपन बैलेट लाने यानी ओपन वोटिंग के हवाले से थी, आपको पता है। अब अगर देखा जाए नाज़रीन तो ये तरमीम हॉर्स ट्रेडिंग और उम्मीदवारों के खरीदो फरोख्त के कारोबार पर रोक लगाने के लिए मुफीद साबित हो सकती है, बेनिफिशियल। यही नहीं बल्कि इससे धांधली का भी आप कह सकते हैं यकीन हो सकता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तरमीम को ऐवान में सामने लाने की देर थी। फिर क्या था, अपोजिशन अरकान जो हैं वो आपस से बाहर हो गए, तूफ़ान बदतमीज़ी पर उतर आए, एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दी, जमहूरियत के झंडे को बुलंद करते रहे गालियाँ निकाल के, और लातों पर, हाथापाई पर उतर आए। ऐवान के तकद्दुस की शान को शायद ये बढ़ा रहे थे, ये बढ़ा ही रहे होंगे ना, इनके लिए तो अचीवमेंट ही है। ये दोबारा कह देती हूँ कि इनके रवैये पे क्या अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये इन लोगों के हालात। फवाद चौधरी साहब की क्लिप चलाइएगा। खा इससे पहले कि मैं ऐवान में अपोजिशन जमातों के रवैये पर बात करूँ, इससे पहले यहाँ ऐवान में हुकूमत के रवैये पर मैं बात करना चाहूँगी। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, ऐवान में इन दोनों की जानिब से आपने देखा होगा कि हरकत की जाती है। समझ नहीं आती कि ज़्यादा कौन कर रहा है, कम कौन कर रहा है, किसको कितने नंबर दिए जाएँ। अब आप ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख लें, वो कैसे अपोजिशन के एहतजाज की वीडियो बना रहे हैं। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हुकूमत मैच्योरिटी का मुजाहरा करती, अपोजिशन के एहतजाज को नज़रअंदाज करके मामलात को संभालने की कोशिश करती, अक्लमंद बात को समेटता है, बिखेरता नहीं है, इलास्टिक की तरह खींचते चले जाए वो तो बढ़ती चली जाएगी। अक्लमंद बात को समेटता है, संभालता है, लेकिन अक्लमंद। अब ऐवान में कलम चलता है और ये कलम कानून साजी में अपना किरदार अदा करता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे कलम नहीं चलता, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे ज़बानें चलती हैं, और फिर इतनी चलती है कि कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। इनको तो खुद नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू होते हैं फिर कहाँ ख़त्म होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, अक्सर बदतहज़ीबी कर जाते हैं, और बात फिर लातों तक पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है, किरदार कुशी तक पहुँच जाती है, बिलो दी बेल्ट बातें शुरू कर देते हैं, ज़ातियात पे हमले शुरू कर देते हैं, गिरी हुई बातें शुरू कर देते हैं, इखलाकियात, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स मेरे ख्याल से पता ही नहीं इनको, प्रैक्टिकली बताते हैं ये। जमहूरियत को हर रोज़ मुक़द्दस ऐवान में, मुक़द्दस पार्लियामेंट, मुक़द्दस लिखा हुआ इसके नाम के साथ, मैं बार बार अपने अल्फाज दोहरा रही हूँ, मुक़द्दस ऐवान में रोज़ाना की बुनियाद पर जमहूरियत को पामाल किया जाता है इन अवामी नुमाइंदों की जानिब से। और पूरी दुनिया यकीनी तौर पर हमारी जो जमहूरियत है, जो नज़र आती है, हमारी जमहूरियत पर फातिहा ख़्वानी करती होगी। जब अवामी नुमाइंदे अपने रवैयों में तब्दीली नहीं ला सकते तो आवाम की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेकर आएंगे। ये झूठ बोलते हैं, ये तब्दीली लेकर आएंगे, कोई तब्दीली नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। अपने रवैये तो तब्दील करें, अपने विजन को, अपनी मैच्योरिटी को प्रैक्टिकली साबित करें, फिर किसी को यकीन आएगा कि अपनी दिल्ली की बातें सही करते हैं। ख़वातीन मेंबरान की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया जाता, इखलाकी कदरों का पर्दा उतार कर बाहर फेंक दिया जाता है। शेरी मज़ारी साहिबा का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा।
इससे पहले मैं इस पर कोई बात करूं, मुझे एक और बात याद आ रही है। जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की, आपको याद होगा, आज़ादाना हैसियत जो इसको ख़त्म किया था और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से पार्लियामेंट में स्पीच की थी, आपको याद होगा नाजरीन। तो उनकी तकरीर के दौरान क्या कुछ होता रहा था। ऑपोजिशन की सीनियर लीडरशिप ने इंतहाई अहम और संजीदा मामले पर इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया था। वो मामला था जिस पर इस तरह का मुजाहरा करना बनता था, याद होगा आपको। ऑपोजिशन का वो रवैया उस वक्त क्या मुनासिब था? बिल्कुल मुनासिब नहीं था। उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि बात क्या हो रही है, किस इशू पे बात हो रही है, वो इशू कितना सीरियस है और वो आपकी भी संजीदगी चाहता है वो इशू। लेकिन अब ऑपोजिशन का रवैया और भी खतरनाक है। अब तो खतरनाक हो गया ना, अब खतरनाक हो गया, लम्हा फिक्रिया बनता चला जा रहा है। अब जो खवातीन अरकान असम्बली हैं उनसे बदतमीजी हो रही है। शहरी मज़ारी की वजारत को लेकर उनसे इख्तिलाफात किए जा सकते हैं, सबका हक है, जमहूरी हक है, आप इख्तिलाफ करें, आर्गूमेंट से बात करें, ठोस आर्गूमेंट से बात करें। इख्तिलाफ करें तो बताएं जी हम इस बात पे इख्तिलाफ करते हैं और ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि बिलो दी बेल्ट बातें करें, इखलाकियत से गिरी हुई बातें करें, किसी की जाती जिंदगी पर तनकीद करें और झूठ बोले, किसी पे इल्जाम लगाए कि इसने ये इशारा किया, उसने वो इशारा किया। ये कैसा माहौल है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग और फिर बातें करते हैं जमहूरियत। ये आप लोगों की जमहूरियत? किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी भी खातून अरकान की तजलील करे, उनके साथ इस तरह के बर्ताव करे, इस तरह का रवैया, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करे। अब शहरी मज़ारी क्या कह रही हैं कि खातून रुकने असम्बली को गालियां दी गई हैं, खुद शहरी मज़ारी पर गलीज इशारों के इल्जामात लगाए गए। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और इन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया कि वो किसी को इशारे नहीं करी थी, पढ़ी लिखी खातून है, क्यों करेंगी इशारे? बल्कि वो कह रही हैं कि वो बेचारी सफाई दे रही हैं इस बात पे। और क्या हालत होगी इस खातून की। मैं आज सलाम पेश करती हूँ उस खातून को कि जब वो इस तरह के पार्लियामेंट में इस तरह के मर्द हज़रात को जो इन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको बाकायदा सफाइयाँ दे रही है, जस्टिफाई करी कि मैंने इशारा नहीं किया, मैं स्पीकर से बात करना चाह रही थी। बतौर खातून मैं तकलीफ महसूस कर सकती हूँ खातून की जिनका नाम है शीरी। क्या कसूर है इनका, किस पार्लियामेंट में खड़ी हो गई है ये, जहाँ पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है किसी भी खातून पर? ये कसूर है इनका, शीरी मज़ारी साहिबा का। हमारी जो मुकद्दस ऐवान है, क्या मुकद्दस हो रहा है यहाँ पे? किस किस्म के इल्ज़ामात ख़वातीन पे लगाए जा रहे हैं? ये हाल है यहाँ पे, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ हैं ही नहीं, एथिक्स हैं ही नहीं, वैल्यूज़ को इतना पामाल किया जा रहा है। एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए आप खुद नीचे गिरे चले जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए खुद घटिया से घटिया तर होते चले जा रहे हैं। खातून अरकान असम्बली से नामुनासिब रवैया, ये आज की बात नहीं है, तो रिवायत बड़ी पुरानी है हमारे मुल्क की। ख्वाजा आसिफ साहब याद है क्या कुछ कहते रहे थे, जो दूसरों को कहते शर्म होती है, हया होती है। खुद आपको कुछ नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब, ना शर्म ना हया। सुनिएगा जरा, कोई शर्म होती, कोई हया होती वाकई, लेकिन आपको भी होनी चाहिए ना, तो दूसरों को शर्म हया याद करवाते नहीं थकते हैं। ये मौज़िज़ ज़बान के मौज़िज़ नुमाइंदे जो ख़वातीन की इज्जत तक करना नहीं जानते। और उस वक्त भी शहरी मज़ारी को ऐवान में टारगेट किया गया था। इसी को कहते हैं ना टारगेट करना। जब ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके खिलाफ ये जो नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया था, क्यों किया था ये ख्वाजा साहब कभी बताइएगा, प्रॉब्लम क्या था आपको? और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या है, अफसोसनाक बात बल्कि, कि खातून की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते। तो मर्द हज़रात कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे? अब ज़्यादा दूर की बात नहीं मैं करूँगी। अब एक खातून सियासी रहनुमा जिनका नाम है मरियम औरंगज़ेब, खातून है ना, एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा खुद एक खातून है। उन्होंने औरत होते हुए भी दूसरी औरत की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया और सिर्फ अपनी नाकामी और फ्रस्ट्रेशन, बल्कि मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए बुग़्ज़े PTI या बुग़्ज़े इमरान में उनकी बहन के खिलाफ अफजल खोखर को लुकमे दिए, उनसे बयान दिलवाया। बतौर खातून आपको सूट करता था रवैया मरियम औरंगज़ेब साहिबा? मैं आपसे पूछती हूँ, अब इससे ज़्यादा बदकिस्मती और क्या होगी कि जब एक खातून दूसरी खातून को ना समझे और अपने बड़ों को खुश करने के लिए एक औरत होते हुए एक मर्द से दूसरी खातून की तजलील करवाए। क्या कहूँ मैं, कोई शर्म होती, कोई हया होती, वाकई होनी चाहिए थोड़ी बहुत, इतनी तो होनी चाहिए। नाज़रीन, ऐवान में ये जो होने वाले फसाद हैं, इसकी असल वजह आपको पता है, ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट इंतखाबात करवाने के लिए आइन में जो तरमीम की तजवीज़ है ना, वो थी। अब अगर देखा जाए, वोट को सबके सामने दिखाकर कास्ट करने से क्या उलझनों का खात्मा नहीं हो सकता? बहुत सी उलझनों का खात्मा हो सकता है, लेकिन ऑपोजिशन ऐसा नहीं चाहती कि उलझनों का खात्मा हो। ये तो चाहते हैं कि इलास्टिक की तरह खींचते चले जाएं और उलझनें बढ़ती चली जाएं। मैंने पहले भी कहा था कि अक्लमंद या जो अशर होता है वो समेटता है, मामलात को समेटता है, उलझनों को समेटता है कि ख़त्म किया जाए, समेट दिया जाए। लेकिन जो बिखेरना जानते हैं, बढ़ाना जानते हैं, आप समझदार हैं।
आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ को सेनेट में बगैर वोट दिखाकर वोट डालने पर फायदा हुआ था। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेनेट इंतखाबात में खुलेआम वोटिंग के लिए आइन में तरमीम चाहती है, जो कि जमहूरी इक़दाम है, लेकिन ऑपोजिशन इसमें भी रुकावट ही डाल रही है। असद उमर का क्लिप होगा, चलाइएगा। असद उमर साहब की बात में बाकायदा वजन है। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पे जो धांधली का शोर मचाया जाता है वो शोर मचाने का सिलसिला बंद हो जाएगा। सेनेट इंतखाबात साफ होंगे, शफाफ तरीके से करवाए जा सकते हैं। लेकिन जो जमातें खुद धांधली का राग अलापती नहीं थकती हैं, वही इस तरमीम की मुखालिफत कर रही हैं। समझ आ रही है आपको नाज़रीन? कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, बिलावल जरदारी का क्लिप होगा, जरा वो चलाइएगा टीम। अच्छा, आपने देखा, अब देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के पास भी नंबर पूरे नहीं है कि वो आसानी के साथ वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो सके। लेकिन हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ जमातें या कुछ लोग बिलावल जरदारी को दिलासा दे रहे हो कि आप इस मामले में कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी बात अच्छे तरीके से जानती है कि अदम एतमाद की तहरीक लाना तो आसान है, लेकिन इसमें कामयाब होना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि नून लीग इस बारे में आपको पता है कि साफ साफ अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। बल्कि नून लीग ने तो अदम एतमाद तहरीक को लेकर पीपल्स पार्टी की नीयत तक पर शक करने की कोशिश की है। मरियम का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। देखा आपने नाज़रीन कि कैसे नून लीग के जो नायब सदर है पीपल्स पार्टी को कह रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक लाकर जमहूरी रवैये की नशोनुमा नहीं करेगी, बल्कि वो उन ताकतों के लिए रास्ता खोलेगी जिसके खिलाफ नून लीग जहर उगलती नहीं थकती है। यानी क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया कि नून लीग पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद तहरीक से खुश नहीं है। लेकिन सियासत में सब कुछ चलता है। वो नून लीग जो पहले सेनेट इंतखाबात ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं थी, फिर अचानक से तैयार हो गई। कोई उम्मीद नहीं कि वो अदम एतमाद की तहरीक में भी दीगर अपोजिशन जमातों का साथ देते अचानक से, यहाँ 11th आवर पे कुछ भी हो जाता है। लेकिन एक बात कि जब तक मौजूद अराकीन एक साथ इकट्ठे होकर अवाम के लिए कानून साजी नहीं करेंगे, तब तक नाकामी मुकद्दर बनती चली जाएगी। मुकद्दस ऐवान की फ़ज़ा इन मौज़िज़ अराकीन से दरख्वास्त कर रही है कि ऐवान को दुरुस्त तरीके से चलाओ, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ उम्मीद भट्टी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेट इंतखाबात को लेकर हम देख रहे हैं कि जी हुकूमत और अपोजिशन बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। आज फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद PDM का सरबराह इजलास भी हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च और सेनेट इलेक्शन के हवाले से खुलकर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि डटी हुई है। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पार्लिमानी बोर्ड मेंबरान ने सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों से मुतालिक अपनी सिफारिशात भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश कर दी हैं। उम्मीदवारों के नामों की जो हतमी मंजूरी है वो वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब आइंदा कुछ रोज़ में देंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार की सी तारुफ के मोहताज नहीं आरिफ उम्मीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले भट्टी साहब, कौमी असम्बली के इजलास के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। बड़ा दिल ख़राब हुआ मेरा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि आप देख लें कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बल्कि मछली बाजार लग रहा था। कोई किसी को लोटा कह रहा था, तल जुमलों का तबादला हो रहा था, गुत्थम गुत्था, धक्कम पेल, हाथापाई। भट्टी साहब, ये लोग हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, उनके मुस्तकबिल की गारंटी लेते हैं कि जी हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है, ये लोग पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। आपको लगता है कि इन लोगों को तो खुद एथिक्स का नहीं पता, मॉरल वैल्यूज का नहीं पता। पार्लियामेंट का ये हाल होता है बाकी ममालिक में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे हैरत है कि आपको इस पार्लियामेंट में उम्मीद हुई क्यों? पंजाबी में कहते हैं ना, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। जैसे ये लोग हैं वैसे ही रिजल्ट आना था। पार्लियामेंट बनाई गई है जहां अल्लाह के ऊपर 99 नाम लिखे हुए थे, जहां मेरे और आपके हकूक की जंग होनी थी, कानून साजी। यानी कि पार्लियामेंट और जमहूरियत का असल मतलब है अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए और अवाम के लिए। लेकिन ये वह जमहूरियत है जिसमें जमहूरियत ही नहीं है। बिल्कुल खानदानों की हुकूमत खानदानों के लिए और पैसे कमाने के लिए है। आज जहां ये होना चाहिए था, तकरीर ये होनी चाहिए थी कि कोई उठ के खड़ा कहे कि मेरे इलाके में सड़क नहीं है, सड़क बनाएं, स्कूल नहीं है, स्कूल बनाएं, हस्पताल बनाएं, साफ पानी दें। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, तुम गद्दार हो, हाँ मैं राजा रेंटर हूँ, तू फराडी हो, तू डाकू है, तू चोर है। ये पार्लियामेंट लैंग्वेज है जो हम अपने बंदों को बता रहे हैं, जो उन्होंने मेरे और आपकी बेहतरी के लिए कानून साजी करनी थी। मुझे बता दें, इस पे एक सेशन पे एक दिन का 2.5 करोड़ रुपया खर्च आता है और अरबों रुपया सालाना का कौमी असम्बली का बजट है सेशन कराने का, TA DA
और उसमें डाल लें। आपके फेडरल लॉजिस के जो एम्प्लॉई आते हैं, अरबों रुपए ये एक दूसरे को गाली निकालने पे लगा रहे हैं। मतलब है कौन सी ऐसी जो कुछ लफ्ज मैं आपके टीवी पे भी नहीं कह सकता। मतलब टीवी पे नहीं। अच्छा भट्टी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। कल मेरे साथ नुमाइंदा खुसूसी, ठीक है, सदीक जान मेरे साथ कल मौजूद थे। उन्होंने आंखों देखा हाल जब बताया तो आप यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अगला सवाल क्या करूं। सदीक को समझ नहीं आ रही थी कि बात आगे कंटिन्यू कैसे करें, कि वो कह रहे थे कि कल यहां तक हुआ कि जी वो इशारों वाली बात आपने सुनी होगी कि इशारे किए जा रहे हैं, तो जी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि शीरी मजारी ने किसी मर्द जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको इशारे किए, नाजीबा किस्म के। इतनी वो पढ़ी लिखी खातून है, वो क्यों इशारे करेंगी किसी को? मतलब मामला तब यहां तक पहुंच गए। देखें, आज हाथापाई हो गई और इन्हें सिक्योरिटी बनानी पड़ी। खुदा ना खास्ता अगर इधर झगड़े में किसी के सर पे ऐसी चोट लग जाती और खुदा ना खास्ता किसी की जानी नुकसान हो जाता, तो ये पार्लियामेंट कानून साजी के लिए कि मुर्दे दफनाने के लिए? इनमें बड़े बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बाकरदार हैं, साफ हैं, लेकिन ये जो सियासत का गंद आपने जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप जमातों में रखी है ना, ऐसा लगता है कि हमारी मेजोरिटी अपने अपने लीडर को खुदा बनाए बैठी है। इन्हें अपने लीडर के चोर हो, डाकू हो, फ्रॉडिया हो, करप्ट हो या हर हाल में डिफेंड करना है। मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो आके कहे कि मेरे कायद नवाज शरीफ ने अगर करप्शन की है, उसको सादको अमीन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ईमानदार नहीं कहा, तो मैं इसका साथ छोड़ो। मतलब है सियासतदानों के जो लीडर हैं इनके ये गुलाम हैं। इस खित्ते में अंग्रेज़ों ने इतनी हुकूमत की है, लगता है कि हमें गुलामी की सोच अभी तक गई नहीं। हम उधर जाते हैं कानून साजी के लिए जहां मेरे और आपके टैक्स से इन्हें पैसे मिलते हैं रोजाना, तो उधर जाके जो गुफ्तगू आज उन्होंने की है कि अंदाजा कर लें कि उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा। अच्छा भट्टी साहब, आगे चलते हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करना सेनेट इंतखाबात में, अगर मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर के कंधे पर आए एक अहम फरीज़ा, तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से। अब ऐसा करने में अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं, ये मैं अगर पे ज़रा जोर दे रही हूँ कि अगर कामयाब हो जाते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव या शफाफ सियासी जमहूरी माहौल देखने को हमें मुस्तकबिल करीब में मिल सकता है? देखिए, एक तो इस पे कानून साजी मेरी इतला के मुताबिक नहीं होगी, मेरी इतला है। हाँ, होनी चाहिए, अपोजिशन को चाहिए था। गो कि इमरान खान साहब ने जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आया था, उस वक्त तो शो ऑफ हैंड नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त 62 को 50 बनाने थे। वो जादू तो हर एक के पास नहीं होता। हाँ, लेकिन अब अपोजिशन को चाहिए था कि खान साहब के साथ बैठते, खाली इस पे नहीं कहते आइंदा बलदियाती इलेक्शन आने हैं, उन्हें रिफॉर्म दिलाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए इस तरीके का तरीकाकार अपनाया जाए कि हारने वाला जीतने वाले को हार बनाए और जीतने वाला हारने वाले को गले लगाए। लेकिन बदकिस्मती है उस असम्बली में जहां मेरी और आपकी आवाज़ इन्हें उठानी चाहिए, वहां अपने लीडरों की करप्शन को बचाने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात की गोलाबारी कर दी जाती है। और ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग हमारे नुमाइंदे हैं जो हमारा बोर्ड लेके आए हैं। हमें कहते थे कि जब मैं मुंतहिब हो जाऊंगा इस इलाके में स्कूल भी होगा, अस्पताल भी होगा, साफ पानी भी होगा, रोजगार भी होगा, और वहां जाके कहते हैं तूने इतने रुपए करप्शन की, वो कहता तूने इतने करप्शन की। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास मौका था, इसमें दीगर शिक्के और भी शामिल करते और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए ऐसा रोल किया जाता, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाते, ताकि आने वाले दिनों में, चलो मादी में जो होता रहा धांधली होती रही, लेकिन शायद अपोजिशन और हुकूमत, अपोजिशन ये नहीं चाहती कि शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि ये सब बेशतर लोग, ज़्यादा मेजोरिटी धांधली की पैदावार है और मुशर्रफ की गोद से निकलने वाले जमहूरियत का दर्स देना तो छोड़ दें, उन्हें मुनासिब नहीं लगता ये। अच्छा भट्टी साहब, फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में अगर हिस्सा ना लिया तो ऐवान बाला भी ना अहलों से भर जाएगा, तो लिहाजा सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। कैसे देखते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ा समझदार और बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह, और मुझसे ज़्यादा साहबे रहे हैं, आप मौलाना फजलुर रहमान को सीरियस लेती हैं? वो जिनका ना सर है, ना पाँव है, ना नाक है, पीडीएम बनी है, कान किसी का है, आँख किसी की है, नाक किसी का है, पाँव किसी का है, टांग किसी की है, वो पिता किसी का है, दिल किसी का, कलेजा किसी का है। ओ भाई, पहले वो निकले भट्टी साहब, मुझे बोलने दे थोड़ा सा।
भट्टी साहब, आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब, देखें उनको वहाँ पे ऑपोजिशन के लिए भी आप देखें कि वो असेंबली में कुर्सी का कुछ स्टूल भी नहीं मिला। अब उस बात का दुख उन्हें खाया चला जा रहा है। लाखों की लस्सियाँ पीने वाला बंदा इतने परेशानी का शिकार है। मिनिस्टर इनक्लेव के मज़े भी चले गए, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे और इतना एंजॉय करते रहे, किया कुछ भी नहीं, मरात ली इतनी ज़्यादा, तो वो बंदा ऑलरेडी दुखी है। तो मैंने कहा ज़रा उसका जिक्र कर लिया जाए, बेचारा ज़्यादा दुखी ना हो जाए अगर आप और मैं जिक्र भी ना करें। नहीं, देखिए, उनसे हमदर्दी हो सकती है, सर्दी में उनके ऊपर कंबल डाला जा सकता है, लेकिन वो मुझे बताएं, इमरान खुद रिजाइन देने निकले थे, पहले उससे भागे, फिर 10 तकरीरें दी कि कल हुकूमत गई, परसों गई, चौथ गई, आज गई, कल गई, फिर इमरान खान के गले से हलक डाल के रिजाइन लेंगे, हाँ। उधर से मुनरफ हुए, फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर हाँ। लॉन्ग गुआच गया। उसके बाद अपनी ही जमात उन्हें कहती रही ये बैरूनी पैसों से चलते हैं, एजेंडे से चलते हैं। ऐसा शख्स जिसको अपने ही अवाम ने, अपने ही हलके की अवाम ने मुस्तरद कर दिया हो, मुंतहिब ना किया हो, उसको पीडीएम की क़यादत देना ही पीडीएम के साथ ज़्यादती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस कहते थे कि मैं इस वज़ीर आज़म को मानता ही नहीं, ये जाली है, उसी वज़ीर आज़म कि सेनेट के इंतखाब में अब हिस्सा ले रहे हैं, अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने अजीज़ों के लिए वोट मांग रहे हैं। इनके कोलो फेल का तजाद, जो कल बातें कह रहे थे मैं उनको मानूं या आज करूं या कल जिनसे मुनरफ हो जाना है, दरअसल सारी उम्र इन्होंने मुफ्त की कश्मीर कमेटी ली, वो अब कश्मीर कमेटी लेके कोई इनसे चले गया। अब इन्हें है कि मैंने सारी उम्र मुफ्त के इक़्तिदार संभाला, छोटा मोटा डराया, लोगों को मिलाया साथ और इक़्तिदार का हिस्सा रहा, तो वो दुख खा रहा है। वो कभी कहते थे एस्टैब्लिशमेंट में खिलाफ हूँ, फिर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है, मुझे गिले शिकवे हैं। अब रोज़ाना उधर जाके गाते हैं जीएच को पिंडी के बाहर रूठे हो पिया, तुमको कैसे मनाऊं यार, मान जाओ ना। वो अब आगे से कहते हैं चल चल झूठे आ। अच्छा, तो अब सियासत ये है, चल झूठे, ठीक है, सही। अच्छा भट्टी साहब, ये पीपल एक और परेशानी है उनको मौलाना साहब को कि जी जो पीपल्स पार्टी है वो तहरीक के अदम एतमाद लाने पर तजवीज़ इस पर डटी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लानी है, हर हाल में लानी है। मौलाना साहब की इस परेशानी को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अब ये इत्तेहाद ज़्यादा देर कायम रह सकेगा? अभी भी जो इत्तेहाद है आपको पता ही है कि सामने लोगों के इत्तेहाद है, अंदर से तो सारे एक दूसरे के साथ हैं ही नहीं, कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। देखें, ये गैर फितरती इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग, जरदारी साहब कहते रहे नवाज शरीफ नसूर है, मैंने इसके साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। शहबाज साहब कहते थे इन्हें गले में पटा डाल के घसीटूंगा तो इंसानों को नहीं घसीटते। दूसरी बात, गुजारिश ये है कि इस इत्तेहाद में सिर्फ पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ है कि उनको मिल गए ये NRO कह दे, ये अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। APC के बाद मुझे एक बताएं पीपल्स पार्टी की गिरफ्तारी हुई हो, एक सिंगल APC के बाद। उनकी सेटिंग हो गई है, उनको 5 साल पूरे मिल जाएंगे। उनके खिलाफ जो आसफ अली जरदारी के खिलाफ अरबों खरबों के बेनामी अकाउंट थे, आपने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, वो कहाँ गए? तो PDM इन्हें बीच में रह के ऐसा मारेगी कि ये याद करेंगे। वो आसफ अली जरदारी ने अपना बदला लिया है, इन्होंने 12 साल जरदारी साहब को अंदर रखा था, उनकी जुबान काटी थी। अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, आसफ अली जरदारी ने, रहील शरीफ साहब थे आर्मी चीफ, उनकी तरफ इशारा कर, तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं सारी उम्र हूँ। तो अगले दिन नवाज शरीफ ने इनके साथ जो मुलाकात थी वो कैंसिल कर दी थी। तो PDM पीपल्स पार्टी ने जो फ़ायदा लेना था ले लिया। अब मौलाना साहब के पास खोने के लिए है कुछ नहीं, मुस्लिम लीग के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और पीपल्स पार्टी इनके कहने पे क्यों रिजाइन दे? सिंध में हुकूमत उनकी, सेनेट में उनके लोग आ जाएंगे मजीद। अब उनको और क्या चाहिए? उनके खिलाफ शफाफ इंक्वायरी शफाफ तरीके से बंद हो गई है, यहाँ चल ही नहीं रही, तो बेवकूफ़ है वो इनके कहने पे आए। तो मेरा ख्याल है मौलाना और नवाज शरीफ अकेले रात की तन्हाई में मिलके जफ्फी डाल के एक दूसरे का गम बांटेंगे। इसके अलावा मुझे तो कोई पब्लिक मूवमेंट चलती हुई नज़र नहीं आती बादी नज़र में अभी तक। कल चला दें तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर इन एनी केस चलिए हम थोड़ा जरा देख लेते हैं कि शायद चला दें, चले 1% ही चांस अगर वो भट्टी साहब, तो अगर अपोजिशन अपने इस्तीफे जमा करवा देती है, लॉन्ग मार्च की तारीख भी बता देती, फाइनल तारीख, तो इस हवाले से हुकूमत की आपके मुताबिक क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर इनके इत्तेहाद को जो कि ऑलरेडी सबको नजर आ गया कि है ही नहीं, इनकी जो हरकत हैं आपके सामने से आपने पूरा तज्जिया दे दिया कि पीपल्स पार्टी भी इनको उस तरह सपोर्ट नहीं करी, तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत का मोराल या कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इतना हाई, इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनको पता है कि ये तो अपना खोदा हुआ गड़ा जो है उसी में खुद गिर जाएंगे, तो हमें किसी स्ट्रैटेजी की हिकमत अमली की ज़रूरत ही नहीं है, हुकूमत बड़े मज़े में है। देखिए, मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत में जो महंगाई के
पहाड़ अवाम पे गिरे थे, इस पीडीएम ने उसको मजबूत किया, इनकी कमजोरियों ने उसको मजबूत किया। इमरान खान को पीडीएम से कोई खतरा नहीं, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, ये तो आप अपने पांव पे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत पे पीपल्स पार्टी रिजाइन दे। वो सूबा सिंध में 13 साल से तकरीबन कमो बेशतर 12.5 साल से उनकी हुकूमत है, वो सोने की कान छोड़ेंगे? इनके पास है क्या पल्ले? चलो कितना है, सही 10-20 हज़ार बंदे। हाँ, अगर ये 3-4 लाख आदमी ले जाते हैं, जो मुमकिन ही नहीं लगता, तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। अदरवाइज ये इमरान खान को फेवर कर रहे हैं कि लोग बिजली की कीमतों को डिस्कस नहीं कर रहे, पेट्रोल की कीमतों को डिस्कस नहीं कर रहे, बेरोजगारी को डिस्कस नहीं कर रहे। अपना लोगों को पता है गैर फितरती इत्तेहाद है, और अपने बंदों को एनआरओ दिलवाने के लिए जो अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम था मुबैना, उनसे एनआरओ लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पर और अहम अदारों पर। तो अहम अदारे जब इनसे ब्लैकमेल नहीं हुए तो अब ये कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलिए ठीक है जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। इससे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम का इजलास हुआ, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सदीक जान से अंदर की खबर जानते हैं। सदीक, पीडीएम क्या करने जा रही है? पीडीएम जो करने जा रही है उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन आज पीडीएम को जो बनाने का मकसद था, आज आप ऐसे समझिए कि आज वो मकसद ख़त्म हो गया है। पीडीएम को बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाएगा, इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाएगा, इमरान खान से इस्तीफ़ा लिया जाएगा, इस्तीफे दिए जाएंगे, असम्बलियों से बाहर आएंगे, सेनेट इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, इन जाली असम्बलियों को नहीं मानेंगे, इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज पीडीएम इन तमाम चीज़ों से दस्तबरदार हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आज पीडीएम जीएचक्यू जाने के ऐलान से भी दस्तबरदार हो गई है। देखिए, यू टर्न तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। यू टर्न तो चलो ये होता है ना कि आप एक और रास्ते पे जाते हैं, ये तो किसी और ही रास्ते पे, ये तो कच्चे रास्ते में उतर गए हैं, इनकी तो गाड़ी यानी यू टर्न से भी बड़ी चीज होगी। बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल। और आज इनके चेहरों के ऊपर जो खिफ़त थी, जो शर्मिंदगी थी, जो शिकस्त थी, वो देखने वाली थी। क्योंकि आज मरियम साहिबा का वो जो आर या पार वो जो सिलसिला था, आज वो दफन हो गया है। आज जो इन्होंने इस्तीफे ना देने का फैसला किया है, अब जो लॉन्ग मार्च होगा 26 तारीख को, वो लॉन्ग मार्च एक दिन का होगा, कोई धरना नहीं होगा, कोई इस्तीफा नहीं होगा, या कोई जीएचक्यू की तरफ जो है वो सफ़र नहीं करेंगे। आज जो एक फैसला बड़ा आप कह सकते हैं वो ये हुआ है कि पीडीएम की जो दोस्ती थी इन सियासी जमातों की, वो सियासी रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। वो इस तरह से है कि अब ये जमातें सेनेट का मुश्तरका इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, वो उनके उम्मीदवार को वोट देंगे, ये उनके उम्मीदवार को वोट देंगे। लेकिन जैसे हमने पहले पीडीएम के बनने पर कहा था कि ये ज़बरदस्ती की शादी है और ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं चलेगी, तो अब ये जो मुश्तरका सेनेट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये आप ऐसे समझें जो कहते हैं ना बदले की शादी, या आम फहम अंदाज में हम कहते हैं वट्टे सट्टे की शादी, ये वो वट्टे सट्टे की शादी होने जा रही है कि तुम हमारे उम्मीदवार को वोट दोगे, हम तुम्हारे उम्मीदवार को वोट देंगे। और एक बात ध्यान में रखें, ज़बरदस्ती की शादी जब ख़त्म होती है तो सिर्फ एक घर बर्बाद होता है, लेकिन जब वट्टा सट्टा आप करते हैं तो फिर इकट्ठे 2 घर बर्बाद होते हैं। और अब ये सियासी मैं ये कहने जा रही थी सदी कि वट्टे सट्टे की शादी में तो लोग ज्यादातर ख्वार ही हो रहे होते हैं, कुछ तो कम ही देखे हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि 2 घर बर्बाद होंगे सियासी तौर पे। ये वट्टे सट्टे की शादी जो है ये नहीं चलने जा रही। ज़बरदस्ती की शादी पहले थी, अब जब आगे ये वट्टा सट्टा करने जा रहे हैं, इसको सियासी रिश्तेदारी में बदलने जा रहे हैं। होना वाना कुछ नहीं है। ये आप देखेंगे कि आगे इनके खिलाफात इसी बात पर शुरू हो जाएंगे, और वो ये होंगे, वो कहेंगे हमारा ये उम्मीदवार होगा, वो कहेंगे ये नहीं, ये होना चाहिए, वो कहेंगे हमारा ये उम्मीदवार होगा, और इन चीज़ों पे अब इनके खिलाफात होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों पे ऑलरेडी इनकी लड़ाई चल रही है। दोबारा पीडीएम जो है वो आपस में ही अब इनकी लड़ाइयाँ जारी हैं। आज जो 7 घंटे का इजलास था, अभी तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और साथ ही मैं प्रोग्राम में बैठ के हूँ, कल कोशिश करेंगे कि अंदरूनी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, क्या बातें हुई, कैसे शिकवे किए गए, कैसे एक दूसरे को ताने दिए गए, कैसे आगे चलने की बातें हुई, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हुई, ये तो अंदरूनी कहानी कल तक सामने आएगी। लेकिन आज 5 बड़ी चीज़ों से पीडीएम दस्तबरदार हो गई है। हुकूमत गिराने से, इस्तीफा लेने से, जीएचक्यू जाने से, इस्तीफे देने से, सेनेट इंतखाबात ना लड़ने से और ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने से। आज पीडीएम अपनी तमाम चीज़ों से
पीछे हट गई है और अब ये टाइम पास होगा, एक दिन का लॉन्ग मार्च होगा, पता नहीं वो भी अब देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा सदीक, आपने खुद बोला कि यू टर्न तो एक छोटा लफ्ज़ है, डॉक्टर साहिबा यू टर्न का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, यू टर्न से भी कोई बड़ी टर्म अगर आपके ज़हन में तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये लोग जो यू टर्न का इतना मजाक उड़ाते रहे, तनकीद का निशाना बनाते रहे इमरान खान साहब को, पीटीआई की गवर्नमेंट को, अब ये तो यू टर्न से भी आगे निकल गए हैं। अब अपने बारे में इनका क्या ख्याल है? अपने गिरेबानों में झांक कर ये लोग देखेंगे दूसरे का मजाक उड़ाने से पहले, अपना इनको याद आएगा कि माजी में किस तरह उन लोगों को टारगेट करते रहे यू टर्न पर? नहीं, ये इनको बिल्कुल इनको चीज़ें पता हैं, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। वो पीपल्स पार्टी जिसको ये क्या कहा करते थे आज क्या कर रहे हैं। और अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल तो ये भी होगी कि सुन रहे हैं कि गिलानी साहब एज ए सेनेटर आएंगे, तो उनको जब नून लीग वोट देगी तो किस मुंह से देगी? जिनको नायल उन्होंने करवाया, जिनकी नायली पे क्रेडिट खुद लिया, जिनको चोर कहा करते थे, जिनको डाकू कहा करते थे, उनको ये वोट देकर और सेनेट में लाएंगे। आने वाले दिन बहरहाल बड़ी इंटरटेनमेंट होगी, बड़ा मज़ा होगा जब इनसे सवाल होंगे कि कहाँ हैं इस्तीफे, आपने कहा था इस्तीफे देंगे, कहाँ हैं इस्तीफे, लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, धरना नहीं दे रहे, आप इन असेंबलियों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छा सदीक जाते जाते जरा ठीक है लाइटर नोट पर, यानी जो लोग टाइम पास के लिए, जारी बात है लोग थके होते हैं, काम करके आते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा 9 to 5 जॉब होती है लोगों की, लोग आते हैं शाम को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, एंटरटेनमेंट की आपने बात की, ड्रामास देखते हैं, यानी आइंदा आने वाले दिनों में लोग फिल्में वगैरह ना देखें, बस ये एंटरटेनमेंट काफ़ी होगी। देखें, अगर लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं, इनके पुराने बयानात उठा के सुन लें, वो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप इंजॉय करेंगे सुन के। इनके पहले वाले बयानात देखें और दूसरे साथ ही इनके अब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का चेहरा देखें, आवाज़ बंद करके बस तस्वीर देखें, वीडियो देखें, तो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए और आपके के लिए। और नाज़रीन, पैमरा चेयरमैन सलीम बेग अब तक अपनी उसी हठधर्मी पर कायम है। अब तक किसी भी इदारे की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया है, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं, कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल करता है। मेरी आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर इस ओहदे पर बिठाया जाए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाने से पहले देखिए बानो कुत्से की याद में मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।